नमस्कार। आज हम इकोनॉमिक्स के दो पॉइंट को पढ़ने वाले हैं, फोर्थ पॉइंट और फिफ्थ पॉइंट को। फोर्थ पॉइंट है हाउ इज लैंड डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द फार्मर्स ऑफ पालमपुर। पालमपुर के किसानों में भूमि किस प्रकार वितरित है। यहाँ पे वितरित मतलब बटा हुआ के सेंस में है कि पालमपुर में जितने भी किसान हैं, पालमपुर में कुल 450 परिवार हैं, उन परिवारों के बीच पालमपुर के पूरे जमीन किस प्रकार से बटे हुए हैं। क्या सबको समान रूप से बटा हुआ है या क्या सब में समान रूप से बटा हुआ नहीं है, इस बारे में हम जानने वाले हैं। अब जान चुके हैं कि किसी खेती से संबंधित किसी भी काम को करने के लिए जमीन कितना महत्वपूर्ण है, लेकिन दुर्भाग्य से सभी लोगों के पास समान रूप से जमीन उपलब्ध नहीं है खेती करने के लिए। पालमपुर के 440 फैमिलीज में से 150 फैमिलीज ऐसे हैं जिनके पास जमीन नहीं है, वो लैंडलेस हैं। 240 फैमिलीज के पास लेस देन 2 हेक्टेयर कल्टिवेटेड लैंड, मतलब 2 हेक्टेयर से कम भूमि खेती के लिए है। ये लोग इस अपने खेतों के अलावा फार्म लेबरर या कृषि मजदूर के रूप में काम करते हैं। ये 150 फैमिली जो हैं, 150 फैमिली, इनमें से अधिकांश गरीब और दलित हैं, समाज के सबसे नीचे तबके के लोग हैं। लेकिन 60 फैमिली ऐसे हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर से अधिक भूमि है, मोर देन 2 हेक्टेयर कल्टिवेटेड लैंड, जिनमें मीडियम फार्मर्स और लार्ज फार्मर्स शामिल हैं। ऐसे किसान जिनके पास 2 हेक्टेयर से अधिक जमीन है, वे इन सभी को मजदूरी उपलब्ध करवाते हैं, साथ ही कर्ज के रूप में कुछ पैसे भी देते हैं। ये पालमपुर के धनाढ़ या अमीर परिवारों में से इनकी गिनती आती है। इन 60 परिवारों में से कुछ ऐसे फैमिली हैं जिनके पास 10 हेक्टेयर या इससे भी अधिक भूमि है, लैंड कल्टिवेटेड लैंड है। ये पालमपुर के कुछ ही फैमिली के पास ऐसी स्थितियां हैं। हम एक एग्जाम्पल लेंगे जिसके द्वारा जानेंगे कि लोगों की स्थितियां कैसे दयनीय हो जाती है या फिर भूमि किस प्रकार से बढ़ता जाता है। अब गांव में देखे होंगे कि किसी व्यक्ति के पास 5 बीघा जमीन है और उसके 5 बेटे हैं, तो उस व्यक्ति के अगले जनरेशन, अगली पीढ़ी के पास 5 बीघा जमीन नहीं बल्कि एक बीघा ही जमीन होगा, क्योंकि उसके 5 बेटों के बीच वो 5 बीघा जमीन बढ़ चुका होता है। यहाँ हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। पालमपुर का एक फार्मर है मनसुख के पास 2.25 हेक्टेयर कल्टिवेटेड लैंड है और इसके 3 बेटे हैं। मनसुख अपने तीनों बेटों के साथ खेतों में काम करता है, साथ ही इसके पास कुछ मवेशी भी है जिससे एक्स्ट्रा इनकम आता है। फार्मिंग करने से जो इनकम आता है और मवेशी को पालने से जो इनकम आता है, इस दोनों इनकम से इसका परिवार चलता है। लेकिन मनसुख के मर जाने के बाद वो 2.25 हेक्टेयर लैंड इसके तीनों बेटों के बीच बढ़ जाता है और हर एक के हिस्से में 0.75 हेक्टेयर आता है, मतलब 1 हेक्टेयर से भी कम भूमि तीनों बेटों के हिस्से आता है। इस तीनों के पास स्थिति अब ये हो गई है कि उस खेत से इतना पैदावार, इतना अन्न नहीं उपज पाता है ताकि ये अपने फैमिली को चला सकें। जीवन यापन में कठिनाई आती है और इनको माइग्रेट करके किसी नज़दीकी शहर में जाना पड़ता है। यही कमोबेश स्थिति भारत के अलग अलग हिस्सों में भी है कि पीढ़ी दर पीढ़ी खेतों का आकार बढ़ता जाता है, छोटा होता जाता है। अब देख लें अपने गांव में भी कि कितने आड़ या मेड़ हैं। मेड़ को हम लोग अपनी भाषा में आड़ भी कहते हैं, जिसको आयर भी कहा जाता है। एक अनुमान के तहत भारत में जितने भी मेड़े हैं, उन मेड़ों को मिला दिया जाए और उस पर खेती की जाए तो भारत के पास इतना अन्न उपजेगा कि 5 सालों तक उस अनाज को खा सकता है भारतीय लोग। साथ ही इसके अतिरिक्त कुछ और भी परेशानियां आती हैं, जैसे खेतों में चूहे लग जाते हैं और जितना अन्न या अनाज चूहा लेकर खा जाता है या फिर चूहा बर्बाद करता है, यदि वो बर्बाद नहीं करे तो उस अनाज से तकरीबन भारत 3 साल तक खा सकता है, इतना बचत होगी।
आप देखते होंगे कि जब खेतों से काट करके गेहूं या फिर धान को या फिर दूसरे फसल को लाया जाता है, तो खेत से घर तक लाने में उसका कुछ हिस्सा बर्बाद हो जाता है। सड़कों पे, खेतों में या घर तक लाने लाते लाते वो बर्बाद हो जाता है। यदि ये बर्बादी ना हो तो भारत वाकई बहुत बेहतर स्थिति में होगा इस मामले में। हालांकि अभी भी है, लेकिन अभी की तुलना में और बेहतर होगा। एक और स्थिति देखने के लिए मिलता है कि एक रिपोर्ट कहता है इंडिया की 20% पॉपुलेशन, 20% पॉपुलेशन का आधिपत्य 64% लैंड पे है, और 80% पॉपुलेशन का आधिपत्य 32% लैंड पे है। मतलब पूरे जनसंख्या का 20% लोग ऐसे हैं जिनका अधिकार पूरे जमीन के 64% हिस्से पे है, और पूरे आबादी का 80%, मतलब जो बड़ा हिस्सा है आबादी का, उसका 80% का अधिकार बस 32% जमीन पे है। आप अपने गांव में एक बार गौर करें, उस हिस्से को गौर करें जो बहुत ही गरीब हिस्सा है गांव का, जहां लोग बहुत ही कम जगहों में रहते हैं, आबादी अधिक है और घर का आकार बहुत ही छोटा है, तो आप पाएंगे कि कमोबेश यही रेशियो आपके गांव में भी होगा। अब हम बात करते हैं पांचवें पॉइंट को के ऊपर। पांचवा पॉइंट है, हु विल प्रोवाइड द लेबर। श्रम की व्यवस्था कौन करता है। यहाँ श्रम से मतलब मेहनत करने से है। कहने का तात्पर्य कि खेतों में काम करने के लिए आपको श्रम शक्ति चाहिए, और उस श्रम शक्ति का भरपाई मजदूर करते हैं। आखिर ये मजदूर कौन है जो श्रम शक्ति का की भरपाई करते हैं? चलिए हम इस बारे में जानने वाले हैं। अब अभी तक जान चुके हैं कि लैंड वो पहला फैक्टर है जो फार्मिंग के लिए इम्पोर्टेंट है। लैंड के बाद सेकेंड फैक्टर जो है, नेक्स्ट सेकेंड फैक्टर, वो लेबर है। लेबर का तात्पर्य श्रम से है। यदि लेबर ना हो तो आप खेतों में काम नहीं कर सकते हैं। हालांकि अब नए नए इक्विपमेंट आ गए हैं, ट्रैक्टर, कुछ मशीनें आ गई हैं जिसके के सहायता से अब खेती को तेजी से किया जाता है। थ्रेसर है, कटाई की मशीन है, कई सारे इंस्ट्रूमेंट आ गए हैं, फिर भी लेबर चाहिए ही चाहिए होता है। जो स्मॉल फैमिली हैं, स्मॉल फैमिली कहने का मतलब जो छोटे जिनके पास कम जमीन है, या फिर जो लैंडलेस हैं, या तो लैंडलेस हैं या लेस देन 2 हेक्टेयर्स, जिनके पास कल्टीवेटेड लैंड है, वे लोग अपने खेतों में अलग से श्रम की व्यवस्था नहीं करते हैं, बल्कि अपने खेतों में वे खुद ही काम करके उत्पादन करते हैं। लेकिन जो बड़े किसान हैं, जो 60% फैमिली हैं, 60% फैमिली इन दोनों ग्रुप को, इन दोनों तरह के लोगों को अपने खेतों में काम करने के लिए लाते हैं, जो लैंडलेस हैं और जो जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम भूमि है। ये 60% फैमिली में मझोले और बड़े किसान शामिल हैं। मझोले मीन्स जो मीडियम फार्मर हैं, और बड़े मीन्स की जो लार्ज फार्मर हैं। अब हम कुछ एग्जांपल्स से देखेंगे कि किस प्रकार से भूमिहीन या जिनके पास कम जमीन है वो खेतों में काम करते हैं। यहाँ हम एक एग्जांपल लेते हैं समोखन का। जब ये दो तरह के लोग, जिनके पास जमीन नहीं है और जिनके पास बहुत कम जमीन है, खेतों में काम करते हैं, तो उनको मजदूरी के रूप में कुछ पैसे या अन्न भी मिलता है। ये मजदूरी और काम करने का जो समय होता है वो अलग अलग समय में अलग अलग होता है। यहाँ तक कि एक एरिया से दूसरे एरिया में जाने पर एरिया टू एरिया ये चेंज करता है, और सीजन टू सीजन भी चेंज करता है। मतलब उनकी मजदूरी फिक्स्ड नहीं होती है। मान लेते हैं
कि कोई बिहार में मजदूरी कर रहा है, तो बिहार से यदि पंजाब चला जाए तो बिहार की तुलना में पंजाब में मजदूरी अधिक होगी। ये एरिया बाय टू एरिया हो गया। और सीजन टू सीजन मीन्स कि यदि रबी क्रॉप है तो वो खरीफ क्रॉप में काम कर रहा है, तो दोनों की मजदूरी अलग होगी। मजदूरी की मजदूरी जब अलग होती है तो उन्हें किसी सीजन में काफ़ी फायदा हो सकता है, तो किसी सीजन में हानि भी हो सकता है। मजदूरी के रूप में जो बड़े किसान होते हैं वे नगद या कुछ अनाज भी देते हैं, और कभी कभी इन श्रमिकों को, इन लेबर्स को भोजन भी मिलता है। एक ही सीजन में यदि दो बार मजदूर जा रहे हैं काम करने के लिए, मान लेते हैं कि किसी ने अपने खेत में पैडी या धान लगाया, तो जब उसकी रोपाई की जाएगी, जब ट्रांसप्लांटिंग होता है, तो तब की मजदूरी वेज जो होगी वो, जब उसमें से खरपतवार निकाला जाता है जिसे निराई भी कहते हैं, तब का वेज दोनों अलग होगा, और कटाई के समय का वेज अलग होगा। मतलब एक ही सीजन में भी अलग अलग स्थितियों में अलग अलग चीज मजदूरी देखने के लिए मिलता है। कुछ जो बड़े किसान हैं वो मजदूर समय समय पर रखते हैं, सीजन टू सीजन रखते हैं, जैसे आवश्यकता पड़ती है एज पर रिक्वायर्ड, या फिर वे सालों भर के लिए मजदूर को रखते हैं। जब उनके पास खेतों में काम करने के लिए कोई काम नहीं होता है, तब वे अपने मवेशियों या फिर दूसरे कामों में मजदूरों को लगा देते हैं। हम अभी एक एग्जाम्पल ले रहे हैं इस वेद से रिलेटेड एग्जाम्पल। मान लेते हैं कि पालमपुर का एक फार्मर है जिनका नाम समोखन है। समोखन समोखन पालमपुर में डेली वेज पे काम करने वाला एक लेबर है, जिनके पास कोई भूमि नहीं है, लैंड नहीं है। ये लैंडलेस फार्मर, लैंडलेस लेबर है। समूखन को अपने जीवन यापन चलाने के लिए लगातार काम ढूंढना पड़ता है, और एक किसान से दूसरे किसान तक इनको जाना पड़ता है काम ढूंढने के लिए, क्योंकि इनको जीवन यापन चलाना है अपना परिवार का, और इसलिए इनको काम ढूंढना पड़ता है। लेकिन इनको मजदूरी बहुत काफ़ी कम मिलता है। गवर्नमेंट ने, इंडियन गवर्नमेंट ने 2011 में वेज का रेट फिक्स कर दिया था। वो जो न्यूनतम हो, मिनिमम वेज जो था, मिनिमम वेज 115 रुपीज़ पर डे कर दिया था 2011 में ही। हालांकि अब इससे दोगुना हो गया हो सकता है पिछले 9 सालों में, लेकिन समोखन को पर डे 80 रुपीज़ ही मिलता था। पर डे 80 रुपीज़ ही मिलता है, मतलब 80 रुपये ही मिलता है। काफ़ी का अंतर है, लगभग 35 रुपया का यहाँ पे अंतर दिख रहा है। समूखन कुछ कर भी नहीं सकता है, क्योंकि उसके पास कुछ और भी चारा नहीं है। यदि वो मना करता है या फिर वो अपने हक की लड़ाई करता है, तो हो सकता है कि उसे काम न मिले। ये बात वो अपने एक साथी जो उसी के तरह ही लैंडलेस है, राम हड़क को कहता है, और राम हड़क भी इस बात को कुछ नहीं कर पाता है। इस बात पे उसे कुछ सपोर्ट या सहायता नहीं दे पाता है। यहाँ हम एक और एग्जांपल लेते हैं। हम नॉर्थ बिहार का एग्जाम्पल ले रहे हैं। नॉर्थ बिहार का 2 गांव है। एक गांव है गोसाईपुर और दूसरा गांव है मसझौली। ये नॉर्थ बिहार का 2 गांव है, और इस दोनों गांव में तकरीबन 850 फैमिलीज रहते हैं, जिसमें से 250 फैमिलीज के जो पुरुष हैं, मर्द हैं, वे उनको माइग्रेट करके दूसरे अदर स्टेट में जाना पड़ता है। माइग्रेट मीन्स कि उनको प्रवास करना पड़ता है या फिर पलायन करना पड़ता है। पलायन किसके कारण? रोजी रोटी के कारण, उनका परिवार अच्छे तरीके से चल पाए, उनके परिवार का भरण पोषण हो पाए, इसलिए उनको माइग्रेट करना पड़ता है। और वो माइग्रेट करके पंजाब, हरियाणा, मुंबई, सूरत, नागपुर और चेन्नई जैसे बड़े बड़े शहरों में जाते हैं, जहां उनको डेली वेज के तौर पे काम मिलता है। प्रतिदिन मजदूरी पे वो काम करते हैं, और फिर इस तरीके से वो गांव को पैसा भेजते हैं।
यहाँ प्रश्न उठता है कि आखिर ऐसे लोगों को माइग्रेट क्यों करना पड़ता है। जब आप इस प्रश्न के तह में जाएंगे तो आप पाएंगे कि उनके गांव में वो सुविधाएं नहीं है जिसके जिससे वो लाभ लेकर के अपने परिवार का भरण पोषण कर सके। साथ ही ये स्थिति सिर्फ बिहार की ही नहीं है बल्कि भारत के अलग अलग हिस्सों की यही स्थिति है। अब हम आप समझ गए होंगे कि श्रम या लेबर कितना महत्वपूर्ण है फार्मिंग करने के लिए, खेती करने के लिए। आज के लिए इतना ही।